শুভ সন্ধ্যা। সারা ভারত কৃষক সভার ফেসবুক পেজ এই সময়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। যারা আমাদের এই আলোচনা শুনছেন এবং আগামী দিনেও শুনবেন, তারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আজ আগরতলায় সারা ভারত কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ এবং ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগে বিধানসভা অভিযান ছিল 12 দফা দাবির ভিত্তিতে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যে এসেছেন সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিজু কৃষ্ণন। আজ আমরা মুখোমুখি আলোচনায় কমরেড বিজু কৃষ্ণনকে নিয়ে বসেছি আপনাদের সামনে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলন এবং অতি সম্প্রতি ভারত এবং মার্কিন যে বাণিজ্য চুক্তি, তাতে এদের কৃষকের উপর প্রভাব পড়তে পারে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা। আমি প্রথমেই স্বাগত জানাচ্ছি কমরেড বিজু কৃষ্ণনকে। কমরেড বিজু কৃষ্ণন একজন লড়াকু নেতা, আপনারা সবাই জানেন, চেনেন তাকে, এবং বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা তার বিভিন্ন আন্দোলনের ছবি, তার বক্তব্য আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন। তিনি কেরালায় তার মূল বাসস্থান, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়েই তিনি কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করছেন। এবং আমাদের কাছে সবচেয়ে একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো তিনি কিছুটা বাংলা বলতে পারেন এবং বাংলা ভালো বুঝতেও পারেন। যদিও আমাদের আজকের আলোচনাটা হিন্দিতেই হবে, কারণ তিনি বাংলা বলতে পারলেও খুব একটা স্বচ্ছন্দ তিনি নন, সেটা তার পক্ষে একটু অসুবিধাজনক হবে। তাই আমরা হিন্দিতেই আলোচনাটা করব। আশা করি আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কমরেড বিজু কৃষ্ণনকে স্বাগত জানাচ্ছি। पहले आज तो हमारा एक प्रोग्राम था विधानसभा अभियान के लिए। आज जो हुआ है, जो पुलिस ने जो किया है, इसके बारे में आप कुछ कहे तो। आज जो विधानसभा अभियान हुआ 12 मांगों को लेके बजट सेशन में, ये जनवादी हक है। हमारे संविधान हम सभी को ये हक देता है कि शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने हमारे मांगों को रखना। पर जिस तरीके से पुलिस पहले ही बार बार मांग करने के बावजूद परमिशन नहीं देना, और फिर उसके साथ जिस तरीके से बदतमीजी किए, हमारे जो सारा भारत कृषक सभा का त्रिपुरा राज्य सचिव है कॉमरेड पवित्रोकार, उनके साथ जिस तरीके से उनका कपड़ा वगैरह फाड़ना और जिस तरीके से बर्ताव किए, ये हम लोग वहां से ही खंडन किए इसको। पूरा अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया काउंसिल से भी हम इसको खंडन करते हैं। ठीक है। दूसरा जो सवाल आपको पूछना चाहता हूँ वो है, हमारे देश में जो अभी चल रहा है किसान आंदोलन, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देश में पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, तो काफी लुभावने वादे देते हुए वो सत्ता में आए। किसानों को स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। किसान को सार, कीटनाशक, ये सभी सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा। कम ब्याज दर में कर्ज दिया जाएगा। हर खेत को पानी, इस तरीके से, और नरेगा में 200 दिन का रोजगार। ये सब, अगर हमारा फसल नष्ट होता तो इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बात की। पर 11 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारा आमदनी दुगना करने का बात था, आमदनी दुगना छोड़िए, किसानों का दुख दर्द दुगना नहीं 4 गुना बढ़ा है नरेंद्र मोदी के ये 11 साल में। और कृषि संकट भी और गहरा हुआ है। लगभग 1.5 लाख किसान और खेत मजदूर इन 11 साल में आत्महत्या किए हैं। इन 11 साल में 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर भी हमारे देश में आत्महत्या की है। ये दिहाड़ी मजदूर भी हमारे ग्रामीण इलाकों से, किसान खेत मजदूर बटाईदार के परिवार से, झूमिया परिवारों से पलायन करके रोजगार के तलाश में शहरों तक जाने वाले, ये भी आत्महत्या की है।
तो इतना बड़ा गहरा एक कृषि संकट है, उसके खिलाफ बड़े आंदोलन पूरा देश भर में हो रहा है। जब बड़ा आंदोलन हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, हम सभी एकजुटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं मजदूर किसान एकता के तहत, तब एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर या कहीं हिंदू सिख के नाम पर, हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए फूट डालो राज करो का राजनीति भाजपा और ये संघ परिवार कर रही है। तो इसके खिलाफ व्यापक एकता बना के हम लोग पूरा देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में देखा है हमने महाराष्ट्र में दो किसान रैली हुआ है, और राजस्थान में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, और हर रैली में आपको हमने देखा है। वो जो रैली है इसके माने इसके प्रभाव कितना है? नहीं, हम जो महाराष्ट्र का अगर 2 लॉन्ग मार्च हुआ, एक पालगढ़ से चरोटी से पालगढ़ जिला जो हेडक्वार्टर्स तक, और नासिक से मुंबई तक, दोनों में हजारों की संख्या, पालगढ़ में लगभग 60,000 लोग, नासिक मुंबई में भी 40,000 से ज्यादा लोग उसमें भाग लिए। हमारे मांगों को लेके था, जो लेबर कोड मजदूर वर्ग का हकों को छीन रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी कानून में जो संशोधन करके निजीकरण और बिजली का चार्ज में और वृद्धि होगी, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ, जमीन जबरन कब्जा जो कर रहा है कॉरपोरेट कंपनियों के लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर, इसके खिलाफ, वनाधिकार के लिए, आदिवासियों का जो वन भूमि का हक है उसके लिए, जमीन का अधिकार के लिए, ये सभी मुद्दों को लेके महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। उसमें महाराष्ट्र का भाजपा सरकार ये दोनों जगहों पर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद अकोले में भी हुआ, तीसरा एक जाथा हुआ, ये सभी का मांग को पूरा मानना पड़ा है, और एक कमिटी भी बनाया जिसमें किसान सभा का भी साथी होंगे जो इसको लागू करने में। ऐसे ही राजस्थान में आंदोलन हो रहा है, बिहार में, और इतना ही नहीं, जो वामपंथी जो आंदोलन है उससे भी एक जनता के बीच एक जन आक्रोश जाथा ले जाके हर राज्य में इस जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां जो केंद्र सरकार का है उसका हम उजागर कर रहे हैं, उसका खिलाफ जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करने का एक कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, भारत और अमेरिका में ये फैसला ये हुआ है कि एक वाणिज्य चुक्ति होगा, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है। वो जो चुक्ति जो होगा, इसमें हमारे किसान के क्या होगा? कोई फायदा होगा? नहीं कि कोई बुराई होगा? ये जो नरेंद्र मोदी अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटना टेक के सरेंडर किया है, ये पूरा का पूरा भारत का किसान, खेती, किसानी और किसानों के जो बच्चों का भविष्य है उसको भी खत्म करने का एक समझौता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है सोशल मीडिया पे पहले अनाउंस करते ऐसा एक समझौता हुआ, ऐसा कभी दुनिया के इतिहास में शायद नहीं हुआ कि बिना कोई चर्चा दोनों साइड बात करके बैठ के, और इसका कोई संसद में कोई चर्चा नहीं हुआ। राज्य सरकार, कृषि राज्य सरकार के अंदर आता है, राज्य सरकार उनसे बात नहीं किया। एक फेडरल व्यवस्था में ये बहुत जरूरी है। पर ये सबसे बढ़कर जो है, अमेरिका कह रहे हैं कि उनके वस्तु यहां जब आएंगे तो 0% टैरिफ होगा, और भारत के वस्तु जब अमेरिका जाएगा 18% का टैरिफ होगा। ये है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये हमारा जीत है। तो इस तरीके का हास्यास्पद एक ये है। उसके साथ साथ जो अमेरिका के किसान, वहां का उस किसान का परिभाषा क्या है ये समझने का जरूरत है। भारत में 85% किसान 5 एकड़ से कम रखने वाले हैं। उसमें 5 एकड़ भी बहुत कम होगा, ज्यादातर और छोटे 1 एकड़, आधा एकड़, उससे भी कम वाले हैं।
अमेरिका में औसतन एक किसान के पास 470 एकड़ होता है औसतन, और कुछ बड़े किसान हैं 3.5 लाख एकड़, 2.5 लाख एकड़, इस तरीके का भी है। 2000 एकड़ से ज्यादा रखने वाले 60% जमीन को कब्जा करते हैं। वहां पे बड़े अग्री बिजनेस जो है वो खेती करते हैं। उनको हर साल एक किसान को 18,60,000 किसान अमेरिका में है। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा 2015 का सेंसस के अनुसार 14 करोड़ से ज्यादा है। तो ये 18,60,000 किसान को वो लोग जितना सब्सिडी देते हैं, हर महीना एक किसान को, हर साल एक किसान को औसतन 21 लाख का सब्सिडी देता है। अच्छा। हमारे भारत में ये डायरेक्ट सब्सिडी है। हमारे भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो सार के लिए जो सब्सिडी है सब मिला के 36,000 रुपया मिलता है। कहाँ 36,000 रुपया, कहाँ पे 21 लाख, ये कोई तुलना का बात नहीं है। तो वहां के जो फसल जो है कम दाम में यहाँ आएगा। क्या सब फसल है? कपास है, दलहन है, सोयाबीन है, कुछ तिलहन भी है, फिर फ्रेश फ्रूट्स है, फल अलग अलग, बादाम, अखरोट, ये सभी आ सकता है, एप्पल है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ के किसान का दाम बहुत बड़ा गिरावट उसमें होगा। इससे पहले हमारे पास अनुभव भी है। केरल के का किसानों का जो बुरा एक अनुभव है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ, वहां से मसाले और रबड़ ये सब बहुत कम दाम में, क्योंकि वहां पे भी सब्सिडी ज्यादा होता है, कम दाम में यहाँ आने के चलते यहाँ का किसानों का फसलों का दाम में भारी गिरावट, और किसान खुदकुशी करने में मजबूर हुए केरल में 2000 और 2005 के बीच। अच्छा। हाँ, तो अभी अमेरिका के साथ जो होगा, हमारा कपास का जो बेल्ट है, कॉटन बेल्ट, उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड अभी हो रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र, इसमें मेनली। तो उसको ऑलरेडी जो 2025 में जब टैरिफ युद्ध जारी रखा, तब 11% टैरिफ जो था उसको कम करते हुए, तब अमेरिका का जो इंपोर्ट है, अमेरिका से इंपोर्ट भारत में, वो 100% इंक्रीज उसमें हुआ। तो ये हमारा किसान को और गहरा संकट में धकेलने का एक काम है। तो इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में, ये जो आप अभी अभी कह रहे हैं, इसके बारे में किसान सभा कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट कोई मैंने तय किया है कोई कुछ? नहीं, इसके बारे में अगर प्रोटेस्ट नहीं करें, अगर हम आंदोलन नहीं करें, तो किसान जमीन खो बैठेगा। खेती पूरा कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में आएगा, और किसान पलायन करने में मजबूर होंगे, और शहरों में, असंगठित क्षेत्र में मजदूर गुलामी के दिशा में किसान को ले जाने का बात है। तो जायज बात है। इसके खिलाफ जरूर किसान, सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा नहीं, सभी किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके साथ साथ जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन, खेत मजदूर यूनियन का मंच है, ये सभी मिलके इसके खिलाफ बड़ा प्रचार अभियान, अभी जो फरवरी 12 को हुआ स्ट्राइक, उससे पहले ट्रंप का पुतला जलाते हुए, और स्ट्राइक के दिन भी इसको हम बड़े पैमाने में उठाए थे। इसके खिलाफ और बड़े आंदोलन आने वाले दिनों में होगा। अच्छा। एक अभी तो 5 राज्यों में इलेक्शन है, इसमें केरला में भी होगा। तो केरला में इलेक्शन क्या होगा और नतीजा क्या होगा, ये तो मीडिया में सुना जा रहा है कि इस बार सत्ता पलट जाएगा। ये होगा कि नहीं, फिर लेफ्ट फ्रंट क्षमता में आएगा? हमारे जो दुश्मन है वो सपना देख रहे कि केरल में वाम जनवादी मोर्चे का सरकार चुनाव में हारेगा।
पर पिछले 10 साल में केरल का सरकार जो सब काम वहाँ का आम मेहनतकश किसान, मजदूर, खेत मजदूर और गरीब जनता के लिए किया है, वो जनता वाम जनवादी मोर्चे के साथ खड़े हैं। भाजपा और कांग्रेस का पैसे का राजनीति और जाति और धर्म को इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण करने का जो राजनीति है, उसका वहां जीत नहीं होगा। वहां पे पिछले पूरा दुनिया में चीन के बाद अति गरीबी को खत्म करने वाला एक सरकार केरल में है। लगभग 64 लाख लोगों को हर महीना 2000 का पेंशन दिया जा रहा है। महिला 35 लाख महिला को जो बच्चों का परवरिश करते हुए घर में रहते हैं, उनको बाहर काम करने का मौका नहीं मिलता है, उनको हर महीना 1000 रुपया दिया जा रहा है। नर्सरी से लेके डिग्री तक बिना कोई फीस पढ़ाई करने का अवसर वहां पे है, सभी पढ़ सकते हैं। और जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाया है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है। पूरा देश में और पूरा दुनिया में इसका काफी इसका मान्यता भी प्राप्त है। और कोविड काल में हम देखे उत्तर भारत में कैसे गंगा में लाशें बह रहे थे, शववाहिनी गंगा बन गई थी। उस जगह केरल में इस तरीके का एक स्थिति नहीं। वहां सबको ऑक्सीजन, सबको दवाई, उतना ही नहीं, 90 लाख परिवार को वहां पे हर महीना सिर्फ रेशन में चावल ही नहीं, चावल, गेहूं, चीनी, 3 किस्म के दाल, 2 किस्म के तेल, साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, चाय पत्ती, मसाले, ये सभी वहां दिया गया। तो इस तरीके का एक सरकार है। और पूरा डेवलपमेंट भी अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन त्रिपुरा के लोगों को बताना है। यहाँ पे हर साल 50,000 से 1 लाख रोजगार युवाओं के लिए देगा बोल के आया। वहां पे सरकारी नौकरी, मात्र सरकारी नौकरी पिछले 10 साल में 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिला है। उसके अलावा और भी रोजगार के अवसर वहां पे हुआ। ऐसा एक सरकार वहां पे है। तो ऐसा एक सरकार जो है, उतना ही नहीं, किसान हित का बात है। किसान को यहाँ पे भी त्रिपुरा में धान का खेती होता है। जो केरल का धान का खेती करने वाले किसान को लगभग 3000 रुपया में 1 क्विंटल धान खरीद होता है। यहाँ पे सरकारी खरीद एक नहीं होता है। सरकारी खरीद अगर होता है, जहां होता है वहां भी 2300, मोदी का सरकार जो है वो 2360 रुपया का एमएसपी है, उससे लगभग 700 रुपया ज्यादा देके वहां सरकार धान खरीद करती है। हमारे 16 सब्जियों का बेस प्राइस निर्णय किया। रबड़ के लिए वहां बेस प्राइस 200 रुपया है। हम पूछना चाहेंगे कि त्रिपुरा में ये जो मानिक शाह का सरकार है, भाजपा का सरकार है, रबर के लिए कितना देके खरीद कर रहा है, कितना बेस प्राइस है, धान कितने में खरीद रहा है, कितना धान खरीद रहा है। वहां 95% धान का खरीद होता है। अच्छा, ये वहां का स्थिति। और उतना ही नहीं, मैं जो पंचायत से आता हूं, एक छोटा पंचायत है, वो छोटा पंचायत 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 एकड़ का जो खेती करते हैं, उनको धान के लिए लगभग 30,000 रुपया का सब्सिडी देता है। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में ये जो उसके साथ साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों को पक्का घर दिया गया। वो भारत में अन्य राज्यों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना का जो घर है, जो रहने लायक नहीं है, उस तरीके के नहीं, सब कोई भी खुशी से रहने वाले, और उसमें और 1.5 लाख का घर बन रहा। वायनाड आपदा में जो घर नष्ट हुआ, घर, दुकान और ये सब, वहां सबके लिए घर दिया गया। उस टाउनशिप में आंगनवाड़ी, स्कूल और अन्य जो फैसिलिटीज है, सब कुछ वहां पे दिया गया। ऐसा एक सरकार केरल में है। तो इस सरकार उसमें आदिवासियों के लिए जो जमीन देने का बात है, भूमिहीन के लिए पिछले
10 साल में 4 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन भी वहां दिया गया। ऐसा एक सरकार वहां पे है। तो ये सरकार जनता का सरकार है, मजदूर किसान का सरकार है, महिला हित का, युवा और छात्र का सरकार है। तो और शोषित तबका को निरंतरता के साथ उनको हर किस्म के बेनिफिट्स देने वाला एक सरकार है। तो ऐसा सरकार के को का रक्षा करने के लिए ये सभी साथ आएंगे। तो इनका जो पैसे का जो खेल है बीजेपी और कांग्रेस का, और उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग भी कुछ कुछ होता है, वो भी ये सब कुछ असर नहीं होने वाला है। लेकिन हाल ही में जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, इसमें तो हमने देखा है कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने जीत हासिल किया, और कोई म्यूनिसिपैलिटी में भी कांग्रेस जीत हासिल किया। तो ये क्यों हुआ, क्यों ये रिजल्ट हुआ? नहीं, लोकल बॉडी इलेक्शन में स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय कैंडिडेट, ये सब भी उसमें फैक्टर्स है। और त्रिवेंद्रम का अगर बात करें, त्रिवेंद्रम में 21 ऐसा सीट में कांग्रेस का वोट में भारी गिरावट हुआ और भाजपा का वोट बढ़ा। तो यानी कांग्रेस का वोट भाजपा में शिफ्ट हुआ। तो वो पहले भी हुआ, त्रिशूर में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट जो जीता, कांग्रेस का उसमें काफी वोट, उसमें गिरावट हुआ, वो बीजेपी को ऐड हुआ। तो इस तरीके का है। पर इतना ही नहीं, हमारा सरकार इसको देखा है कि कुछ दिक्कतें हो सकता है जनता को। वो जनता का बात फिर सुनने गए, घर घर जाके क्यों ये रिजल्ट हुआ, क्या कमियां है, उस कमी को दूर करने में भी वो चुनाव के बाद जो कमियां थे उसको दूर करने उनका जो सुझाव है, उसके आधार पर मतलब लगभग 1000 जो वादा किए थे पिछले चुनाव में, 1000 में लगभग 1000 के आसपास वादा पूरा भी हुआ, वो स्थिति है। अच्छा, हमारे जो बातचीत हो रहा है तो लगभग खत्म होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे लिए। यह है, आपने कुछ देर पहले कहा भी कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के साथ कोई कुछ हुआ तो पहले वो ही अनाउंस कर देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये देखा है, वो जो वाणिज्य जो चुक्ति होने वाला है, उसमें भी ये देखा है हमने। तो एक सवाल जरूर उठ रहा है कि हमारे देश के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप? ये जो है नरेंद्र मोदी का सरकार जो है, वो अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने घुटना टेक दिया है और सरेंडर किया है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, सरकार उनका है। पर जो बात ट्रंप कह रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि रूस के साथ तेल का खरीद नहीं होना चाहिए, और बोल रहे हैं कि 30 दिन के लिए रूस से तेल ले सकता है, ईरान युद्ध के बाद ये बोल रहे हैं। तो 30 दिन के लिए तेल खरीद सकता है, वो बोलने वाला ट्रंप कौन है? भारत एक सॉवरिन देश है, एक हमारा वो सॉवरिनिटी पर बड़ा हमला इसमें हो रहा है। तो ये जो है आज सत्ता में जो बैठे हैं, ये इनके पूर्वज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पिट्ठू थे, उनके मुखबिर थे और इनके दलाल थे। उस समय भी दंगा वगैरह फैलाना, ये सब काम वो फूट डालो राज करो का राजनीति वो किए। आज के दिन ये अमेरिकी साम्राज्यवाद को खुला छूट दे रहा है कि आओ और हमारा देश को लूटो। यहाँ गौर करने लायक बात है, शहीद आजम भगत सिंह, वो उनके समय में उनके ही तरीके से वो बताए कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे और नीतियां नहीं बदलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये जो सत्ता में आज है, हमारे जो शासक वर्ग है, वो पूरा का पूरा जो साम्राज्यवादी नीतियां है और बड़े पूंजीपतियों का नीतियां है और सांप्रदायिक कॉरपोरेट नीतियों को यहाँ लागू कर रहे हैं।
ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जो साम्राज्यवाद है, अमेरिकन साम्राज्यवाद, इसी को चाहते हैं। तो ये सरकार जो है उनके इशारे पर ही यहाँ पे नाच रहा है, उस तरीके का। बहुत बहुत শুকরিয়া आपको। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্য করেই বলছি যে কমরেড বিজু কৃষ্ণন যেভাবে এই আজকের সামগ্রিক বিষয়গুলো, আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও, এই বিষয়গুলো যেভাবে সুন্দরভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করে এনেছি। আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানেই শেষ করছি। কমরেড বিজু কৃষ্ণনকে আবার আমরা আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন।